भारत दो हिस्सों में बंट चुका था, जिसे न भारत की जमीन की समझ थी और ना ही उसके रूह की। एक स्मृति, एक चेतावनी और एक कसम। इस त्रासदी का नाम है भारत विभाजन, जहां बटी जमीनें नहीं बटे सपने थे। 1.5 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया था। यह वही आग थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को जलाकर राख कर दिया, लेकिन लोग कटे नहीं, वो बिखर गए। हर गली में चीखें थी और हर घर में मातम पसरा था। यह था इंसानियत का पतन। नमस्कार। 14 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वह दिन जिसे कुछ लोग आजादी की पूर्व संध्या कहते हैं, लेकिन असल में यह था उस महान भारत मां के सीने को चीर देने वाला एक काला दिन। जी हां, हम आज आपको बताएंगे यह नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं थी, यह रेखा थी जो दिलों को चीर गई, रिश्तों को तोड़ गई और इंसानियत को शर्मसार कर गई। 14 अगस्त 1947 यह वह दिन था जब भारत और पाकिस्तान के दो रूप में अलग अलग राष्ट्रों का जन्म हुआ। यह केवल भौगोलिक सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि यह दिलों, रिश्तों, परिवारों और मानवता का टूटना था। इस विभाजन ने लाखों लोगों की जिंदगियों को उथल पुथल कर दिया था, उनके घर छीन लिए, उनके अपनों को उनसे बिछड़वा दिया और एक ऐसी त्रासदी रची जिसके जख्म आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के दिलों में ताजा है। ये कहानी उस दर्द की है, उस पीड़ा की है जो हिंदुओं, सिखों और अन्य समुदाय ने झेली, और उस भयावह विभीषिका की है जिसमें अनुमानित रूप से 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 15 अगस्त 1947 को भारत को 200 साल की ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिली, लेकिन यह आजादी एक भारी कीमत पर आई। इसके ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र सिद्धांतों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस सिद्धांत के तहत यह माना गया कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, जिन्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए। इस विचार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कई अन्य संगठनों ने विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश शासकों और मुस्लिम लीग के दबाव में देश का बंटवारा हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी की सांस ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन पहले ही 14 अगस्त को भारत 2 हिस्सों में बंट चुका था। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश, 2 अलग अलग पहचान और एक ऐसा विभाजन की रेखा जिसने 1.5 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया था। इतना ही नहीं, मेरे पूर्वज भी ये दंड झेल चुके हैं। तो चलिए जानते हैं विभाजन की दुख भरी दास्तां। लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय भारत के अंतिम वायसराय थे, उन्होंने इस विभाजन की तारीख तय की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे जल्दबाजी में 14-15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया। सीमा रेखा तय करने का जिम्मा सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंप दिया गया, जिन्हें भारत की संस्कृति, भूगोल और सामाजिक संरचना की कोई विशेष जानकारी नहीं थी। रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाने जाने वाली इस सीमा ने पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए। विभाजन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। अनुमान के अनुसार इस दौरान 1 से 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए। लोग अपने घर, खेत, दुकानें और सारी संपत्ति छोड़कर एक अनजान देश में शरण लेने को मजबूर हुए। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन करने वाले इन लोगों को न केवल अपनी जड़ों से उखड़ना पड़ा, बल्कि उन्हें हिंसा, लूटपाट, बलात्कार और हत्या का सामना करना पड़ा। हजारों ट्रेनें चली, मगर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उनमें सवार लोग अब लाशें बन चुके थे। पंजाब से लेकर बंगाल तक हर रास्ते पर खून था, हर गली में चीखें थी और हर घर में मातम पसरा था। सांप्रदायिक दंगे इतने भयावह थे कि ट्रेनें जो लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जा रही थी, लाशों से भरकर अपने गंतव्य तक पहुंची थी। कई बार पूरी ट्रेन के यात्रियों को काट डाल दिया जाता था। रास्तों में जत्थों पर हमले होते थे और लोग अपने परिवार, अपनी इज्जत, अपनी जान बचाने के लिए भागते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी मोस्ले ने बताया कि
कि पाकिस्तान से भारत आने वाले एक जत्था जो 73 मील लंबा था, लोग ये सोचकर बड़े जत्थे में चलते थे कि इससे उनकी सुरक्षा होगी, लेकिन बलवाइयों के सामने यह भी बेकार साबित हुआ। विभाजन का सबसे ज्यादा दंश हिंदुओं और सिखों ने झेला। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, उसमें गैर मुस्लिम समुदायों पर संगठित हिंसा हुई। खासकर पंजाब और सिंध में हिंदुओं और सिखों का नरसंहार हुआ। अनुमान के अनुसार 5 से 10 लाख लोग इस हिंसा में मारे गए। लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और 1 से 2 लाख महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था। उन्हें जबरन पाकिस्तान में रोक लिया गया था। यह था इंसानियत का पतन। कहीं सिख महिलाएं कुएं में कूद गई अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो कहीं बच्चों को दीवारों पर पटका गया और गर्भवती औरतों को भी नहीं बख्शा गया। इस त्रासदी का नाम है भारत विभाजन, जहां बटी जमीनें नहीं बटे सपने थे, जहां 2 देश बने और लाखों जिंदगियां मिट गई। पंजाब के दंगों में हिंदू और सिख परिवारों को बेरहमी से निशाना बनाया गया। ट्रेनों में भर भर कर लाशें भारत पहुंच रही थी। कई जगहों पर महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में कूदकर अपनी जान दे दी। बच्चों को पैरों से उठाकर दीवारों पर पटक पटक कर मार डाला गया। गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसी क्रूरता की गई कि उनके शरीर के अंगों को काट दिया गया। यह वह दौर था जब इंसानियत को कुचल दिया गया और धार्मिक उन्माद ने मानवता को तार तार कर दिया। लाहौर, जो 1941 तक हिंदू बहुल शहर था, उसे मुस्लिम लीग ने सुनियोजित तरीके से मुस्लिम बना दिया। प्रोफेसर A.N. बाली ने अपनी किताब नाउ इट कैन बी टोल्ड में लिखा कि कैसे मुस्लिम लीग ने ग्रामीण मुस्लिम इलाकों को लाहौर नगर निगम में शामिल करके इसे हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्र में बदल दिया। जब विभाजन का फैसला हुआ तो लाहौर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया और वहां के हिंदुओं और सिखों को अपनी जमीन, घर, सम्मान सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। सिंध में भी हिंदुओं की स्थिति दयनीय थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और भारत विभाजन में लिखा, सिंध को बॉम्बे प्रांत से अलग करने से हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा और उनकी जान माल पर खतरा बढ़ जाएगा। हिंदुओं ने महात्मा गांधी से अपील की थी कि सिंध को अलग न किया जाए, लेकिन गांधी ने 10 फरवरी 1940 को अपने समाचार पत्र हरिजन में लिखा, हिंदुओं को अपनी जान माल की हिफाजत का तरीका खुद खोजना चाहिए। इसके बाद सिंध में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। विभाजन की नींव 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारों के साथ पड़ी, जब मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। शुरू में कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन 1916 में लखनऊ समझौते में इसे स्वीकार कर लिया गया। यह वह क्षण था जब कांग्रेस ने सांप्रदायिकता के सामने घुटने टेके और यह प्रक्रिया विभाजन तक चलती रही। ब्रिटिशों ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख दी थी जून 1948, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में वो तारीख 15 अगस्त 1947 तय कर दी। सीमा रेखा खींचने का काम एक अंग्रेज को मिला, सर सिरिल रेडक्लिफ को, जिसे न भारत की जमीन की समझ थी और न ही उसके रूह की। रेडक्लिफ लाइन ने पंजाब और बंगाल को काट दिया, लेकिन लोग कटे नहीं, वो बिखर गए। 1920 के असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जो तुर्की के खिलाफ के समर्थन में था और इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कोई सीधा संबंध नहीं था। इस फैसले ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया। मालाबार में मोपला विद्रोह में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसकी खुलकर निंदा तक नहीं की। इतिहासकार विपिन चंद्रा ने अपनी किताब भारत का स्वतंत्रता संग्राम में लिखा कि कांग्रेस सांप्रदायिकता से लड़ने में असफल रही और इसके मूल कारणों को नहीं समझ सकी, जिसके चलते मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना मजबूत होते गए। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिकता से बचने की बात तो की, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर मुस्लिम नेताओं का साथ समझौते किए। नोआखली हिंसा 1946 के दौरान वे प्रभावित इलाकों में गए, लेकिन विभाजन का कड़ा विरोध नहीं किया। उनकी किताब पाकिस्तान और भारत विभाजन में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि गांधी ने मोपला विद्रोहियों को धर्म भीरू और वीर कहा,
जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। यह कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का एक उदाहरण था, जिसने मुस्लिम लीग को और ताकत दी। विभाजन का दर्द केवल धार्मिक उन्माद का परिणाम नहीं था, बल्कि यह नेतृत्व की कमजोरियों और तुष्टीकरण की नीतियों का भी नतीजा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन्होंने माउंटबेटन की विभाजन योजना को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश पत्रकार लियोनार्ड मोस्ले ने अपनी किताब द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज में लिखा कि नेहरू ने शिमला में माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना के साथ कई दिन बिताए और इस दौरान उन्होंने विभाजन के मसौदे को मंजूरी दे दी। माउंटबेटन के प्रेस सलाहकार कैंपबेल जोहानसन ने अपनी किताब मिशन विद माउंटबेटन में लिखा कि नेहरू ने कहा था, जिन्ना को पाकिस्तान देकर हम उनसे मुक्ति पा लेंगे। यह रुख उस समय की कांग्रेस की दूरदर्शिता की कमी को दर्शाता है। महात्मा गांधी ने विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने 1 जून 1947 को मनु गांधी से कहा, मैं अपने को अकेला पाता हूं, लोग मेरी बात को भूल मानते हैं। 2 जून 1947 को उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक और पत्र में स्पष्ट रूप से विभाजन के खिलाफ अपनी राय रखी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। इस विभाजन की नींव दशकों पहले रखी गई थी। 1909 जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला, 1920 जब अंग्रेजों ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। यह वही आग थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को जलाकर राख कर दिया। 1946 नोआखाली में हिंसा, 1947 दंगे, हत्याएं, बलात्कार, यह सब उस आज़ादी की चुकाई हुई कीमत है, जिसकी कीमत आज भी हमारे दिलों में दर्ज है। विभाजन की त्रासदी का वर्णन कई किताबों और गवाहियों में मिलता है। लेखक गुरुदत्त मिली और जो पाकिस्तान गए, उन्हें भी कोई विशेष परेशानी नहीं। विभाजन का दर्द केवल उस समय तक सीमित नहीं था। लाखों लोग जो भारत आए, उन्हें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। इन शिविरों की स्थिति इतनी खराब थी कि हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बन रहा था। लोग अपने परिवार, अपनी जमीन, अपनी पहचान खो चुके थे। कई पीढ़ियों तक यह दर्द उनके दिलों में रहा। आज भी लोग उस दौर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। उनके लिए 14 अगस्त का दिन एक त्रासदी की याद दिलाता है। 14 अगस्त अब सिर्फ एक तारीख नहीं, यह विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। एक स्मृति, एक चेतावनी और एक कसम। कसम कि यह नफरत फिर कभी ना बढ़े और धर्म के नाम पर खून फिर कभी ना बहे। भारत सरकार ने 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य उस दर्द को याद रखना और नई पीढ़ी को यह सिखाना है कि नफरत और विभाजन का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर उस दौर की कहानियां, तस्वीरें और दस्तावेज दिखाए जाते हैं। नाटक, कविताएं और गीतों के माध्यम से उस भयावह समय को जीवित किया गया। विभाजन की त्रासदी हमें यह सिखाती है कि नफरत और हिंसा से केवल तबाही मिलती है। यह वह समय था जब धार्मिक उन्माद ने इंसानियत को कुचल दिया और लाखों लोग इसका शिकार बने। आज के भारत में भी कई ताकतें ऐसी हैं जो विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देती है। मतांतरण, अवैध घुसपैठ और तुष्टीकरण जैसे समस्याएं आज भी मौजूद है। इनसे सावधान रहना और एकता को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, यह दिन उस साहस को सलाम करने का है, उनकी याद में सिर झुकाने का है, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी भारत को फिर से बसाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2025 को अपने संदेश में कहा, यह दिन हमें उस दर्द की याद दिलाता है जो लाखों लोगों ने झेला। यह उनके साहस का सम्मान करने का भी दिन है, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी नई शुरुआत की। उन्होंने यह भी कहा कि यह दिन हमें एकता और भाईचारे की जिम्मेदारी याद दिलाता है। 14 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे भूलना असंभव है। यह वह दिन था जब भारत मां के 2 टुकड़े किए गए और लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी गई। हिंदुओं, सिखों और अन्य समुदाय ने जो दर्द और पीड़ा झेली, वह आज भी हमारे सामूहिक चेतना में बसी हुई है। यह त्रासदी हमें सिखाती है कि हमें अपने इतिहास से सबक लेना होगा।
ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें एकजुट रहने, प्रेम और शांति को बढ़ावा देने में और अपनी मातृभूमि की एकता को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। ये उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने ये भयावह दौर में अपनी जान, अपनी इज्जत और अपनी पहचान खो दी। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भारत माता की जय, जय हिंद। तो आइए इस 14 अगस्त को सिर्फ इतिहास ना समझें, इसे एक सीख बनाएं, एक संकल्प लें। भारत अब नहीं बटेगा, ना दिलों में, ना जुबानों में, ना सोच में, और भारत अखंड बनेगा। नमस्कार।